कैंसर होता क्यों है? तो ये सब चीज़ें जब एक साथ एक सेल में हो जाती हैं तो वो कैंसर सेल की शुरुआत होती है, वो बीज होता है। कुछ लोग अल्कोहल और सिगरेट एक साथ लेते हैं। तंबाकू और अल्कोहल दोनों लेते हैं तो वो 12 गुना रिस्क बढ़ता है। और जिनका इलाज चल रहा है उनको आप कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगे, वेज की नॉन वेज? कुछ तरह के मीट्स से कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, वो सभी को कम करना चाहिए। कैंसर के सिम्टम्स बताइए हमको। तो कैंसर क्योंकि एक बीमारी नहीं है तो इसका कोई एक सिम्टम नहीं है। ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंस क्या है? तो हर कैंसर एक ट्यूमर होता है बट हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। जैसे आपने बोला डॉक्टर के पास जाइए, तो वो कौन से टेस्ट करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि हम कैंसर है? जनरली टेस्ट दो तरह के होते हैं, क्या बीमारी है और कहाँ तक फैली है। पहले एक मिथ थी, मुझे खुद मिथ थी कि कैंसर से बाल झड़ते हैं। ये मैंने एक वेब सीरीज देखी, ब्रेकिंग बैड। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं यही बोलता हूँ, ये शॉर्ट टर्म में बड़ा पेनफुल होता है। खासकर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, महिलाएं का बाल झड़ जाना है वो बहुत तकलीफ़ देता है उनको। अगर कोई आदमी रिहैब में जाता है तो कितना साल उसे लग जाता है उस चीज़ से रिकवर होने में? गुटखा खाना कम किया तो 6 महीने के अंदर आपका रिस्क कम होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके नॉर्मल की तरफ आता है। कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, उसे वो तो ले ही रहा है, लेकिन उसके बाजू में जो खड़ा जो नहीं पीता उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कैंसर? बिल्कुल होती है। सेकेंड हैंड स्मोक एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो पब्लिक स्पेसेस में स्मोकिंग पे बैन हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आसपास के लोगों को भी उस स्मोक से कैंसर होने का रिस्क रहता है। लेकिन ऐसा कुछ है कि कुछ करने से ब्रेस्ट कैंसर होना ही है? देखिए, हमारी जो फील्ड है ना, इसमें 100% हो ही जाएगा और 100% नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, मेन कारण तो आपने बता चुका है। मुंह के कैंसर का एक अच्छी चीज़ है कि इसमें 2-3 प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। कुछ लोग कैंसर किसी को हो जाए तो उसके साथ एकदम से अनटचेबिलिटी वाला जज करते हैं उसे, तो क्या ऐसा तो फैलता ही नहीं है कैंसर? मुझे लगता है कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैल सकता है। एक लास्ट मिथ है, माइक्रोवेव में खाना कुक करने से कैंसर होता है। बिल्कुल नहीं होता। माइक्रोवेव एक हीटिंग डिवाइस है। काफ़ी ट्रेंडिंग केस है नवजोत सिंह सिद्धू का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास पेशकश हेल्थ अपडेट। इस शो के माध्यम से हम लोगों को हेल्थ के रिलेटेड सारी जानकारियां देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयेश शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के जाने माने कैंसर सर्जन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम इस फेस सबसे पहले हमारे शो का सबसे पहला फेस होता है कि हम गेस्ट के शिक्षा दीक्षा कहाँ से, उनके बारे में जानते हैं, तो आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं जयेश शर्मा, मैं रायपुर में कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने MBBS रायपुर से ही किया था और जब ये मध्य प्रदेश का पार्ट था, हम उस टाइम पे जबलपुर में थे। मेरा रायपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं यहाँ पे आ गया। मेरे पापा भी यहीं पे सेटल थे। MBBS के बाद फिर मैं MS करने बॉम्बे गया था, ऑल इंडिया प्री PG एग्ज़ाम के थ्रू। और बॉम्बे में सायन हॉस्पिटल से मैंने MS जनरल सर्जरी किया। उसके बाद अहमदाबाद में मैंने फेलोशिप किया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, मतलब कैंसर सर्जरी में। उसके बाद से फिर मैं यही कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं बीच में 6 साल दुबई में था, फिर 2013-14 में मैं रायपुर वापस आया और तब से रायपुर में वापस कार्यरत हूँ। आपने MBA भी किया है? जी हाँ, मैंने MBA किया है, IIM बैंगलोर से फुल टाइम MBA किया है। ये जब मैं दुबई में था उस टाइम पे एक फेज़ आया था जब फाइनेंशियल क्रैश हुआ था 2006-07 में, तो दुबई की पॉपुलेशन सडनली 30% गिर गई थी। तो हमारा भी काम कम था, हमारे पास भी थोड़ा फ्री टाइम था, तो मुझे MBA करने का शुरू से मन था। तो मैंने GMAT एग्ज़ाम लिखा, फॉर्चुनेटली अच्छी रैंक आ गई, मुझे IIM बैंगलोर में सीट मिल गई, तो मैंने IIM बैंगलोर से MBA कर लिया। किसी में MBA किया था? जनरल मैनेजमेंट में MBA किया था। ये आपके कुछ काम आई आगे जाके आपकी डॉक्टरी में? एक्चुअली मैंने रायपुर का एक हॉस्पिटल, जब यहाँ का बड़ा एक कैंसर हॉस्पिटल जब बना था, तो जब ये
बनने ही वाला था। मैं उसी टाइम पे उस हॉस्पिटल में एज अ सर्जन ज्वाइन हुआ था, लेकिन फिर 5 साल तक बालको मेडिकल सेंटर जो है उसका पूरा क्लिनिकल मैनेजमेंट मैंने ही संभाला है, तो उस टाइम पे मुझे एमबीए की एजुकेशन काफ़ी काम आई। सर, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैंसर होता क्यों है, कैंसर क्या है, ये होता क्यों है? कैंसर मतलब हमारे शरीर के कुछ सेल बिगड़ गए, मतलब हमारे शरीर के जैसे कोई चोट लगती है तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, हमारे शरीर के सेल्स उसको ग्रो करके गड्ढे को फिल करते हैं। और नॉर्मल भी हमारे बॉडी में रिपेयर, रीजनरेशन ये सब होता रहता है। तो सेल्स हमारे डिवाइड होते रहते हैं। अगर कोई सेल डिवाइड होता ही रहे, रुके नहीं, तो हमारे बॉडी में कंट्रोल मैकेनिज़म्स रहते हैं जो उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर वो कंट्रोल मैकेनिज़म्स भी फेल हो गए और वो सेल्स ग्रो करते ही जाएं, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी ऐसे सेल्स को पहचान के और उनको अटैक करता है। फिर अगर सेल ग्रो कर रहा है तो उसमें जो खून जाने वाली वेसल्स हैं वो जाना बंद हो जाती हैं, तो वो उनकी ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। तो कैंसर सेल वो रेयर फिनोमिनन है कि सेल डिवाइड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो बॉडी के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको कि अब बढ़ना रुक जाओ, उस सिग्नल्स को नहीं सुन रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ये एक्चुअली ये एक ख़राब तरह का सेल है और इसको हमको रोकना है। और वो सेल में वो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी ब्लड वेसल्स खुद जनरेट कर पा रहा है कि खुद तक खून भी पहुंचा पा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ एक सेल में हो जाती हैं तो वो कैंसर सेल की शुरुआत होती है, वो बीज होता है। जितने भी कैंसर होते हैं वो सब एक सेल से शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक सेल है जो बिगड़ गया है, जो हमारा एक कॉलेज का लड़का बिगड़ गया है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है और वो दूसरे लड़कों में को भी बिगाड़ते जा रहा है और आसपास भी फैलते जा रहा है, वो हमारा कैंसर है। तो एक सेल से ही शुरू होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अपने आसपास के सेल्स में या दूर के किसी सेल्स को भी अटैक कर सकता है और वहाँ पे भी बढ़ना चालू कर सकता है, वो कैंसर होता है। कैंसर की स्टेजेस क्या होते हैं? तो स्टेज एक वर्ड है जो आप कोई भी कैंसर पेशेंट आता है तो सबसे पहले यही जानना चाहता है कि स्टेज क्या है। स्टेज मतलब कि वो लड़का अपने आजू बाजू वाले कितने लड़कों को बिगाड़ चुका है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एक समझ लीजिए एक कॉलेज है, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में एक लड़का बिगड़ गया, लेकिन आजू बाजू के किसी लड़के को भी तो उसने इम्पैक्ट नहीं किया है, तो वो होता है स्टेज 0। वहाँ से कैंसर चालू होता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर कैंसर्स जो इंडिया में कॉमन है वो स्टेज 0 में पकड़े जा सकते हैं। और अगर इस स्टेज में पकड़ लिया तो करीब करीब 100% सक्सेस रेट रहता है उसको क्योर करने का। इसको हमारी भाषा में कार्सिनोमा इन सिचू बोलते हैं। मतलब कार्सिनोमा मतलब एक तरह का कैंसर है, लेकिन इन सिचू मतलब सिर्फ अपनी जगह पे ही है। ये होता है एक लड़का बिगड़ा है, फिर उसने अपने आजू बाजू वाले कुछ लड़कों को बिगाड़ लिया, लेकिन वो अभी तक एक हॉस्टल के अंदर ही है, तो वो हुआ स्टेज 1। मतलब वो जो कैंसर है अपने आसपास के कुछ टिश्यूज़ को इन्वेड कर चुका है और वहाँ पे फैलना चालू कर चुका है, लेकिन दूर कहीं नहीं फैला है और वो नसों के थ्रू फैलना चालू नहीं हुआ है। फिर होता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, वो पूरा का पूरा हॉस्टल ही बर्बाद हो गया है। मतलब वो उस एरिया में ही है लेकिन बहुत बढ़ गया है, साइज़ उसका स्टेज 1 से बढ़ गया है। कभी कभी इसमें ये होता है कि कुछ कण एक लिम्फ वेसल्स होते हैं हमारे शरीर में, उसके थ्रू जाके लिम्फ नोड्स तक पहुंच गए हैं, लेकिन ज़्यादा लिम्फ नोड्स में भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये जनरली एक स्टेज 2 होता है ज़्यादातर कैंसर्स में। इसके बाद आता है स्टेज 3। अब इसको हम लोकली एडवांस ट्यूमर बोलते हैं, मतलब पूरा कॉलेज ही बिगड़ गया है। अब पूरे इसको हम लोकल फिर आता है स्टेज 3, इसको हम लोको रीजनली एडवांस्ड बोलते हैं। मतलब लोकल और आसपास का कुछ ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें ट्यूमर, जैसे ब्रेस्ट का ट्यूमर है तो वो स्किन तक आ गया है, या मुंह का ट्यूमर है वो अंदर के जबड़े को इन्वेड कर रहा है।
ये एडवांस ट्यूमर होता है, लेकिन ये अभी भी क्योरेबल ट्यूमर होता है। मतलब कॉलेज बिगड़ गया है, अपने को बहुत मुश्किल होगी उसको सब लड़कों को कंट्रोल करने में, बट नया मैनेजमेंट डाल के सबको डिसिप्लिन करके अपन अभी भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है स्टेज 4। कभी कभी होता है ना, कोई ऐसा शहर है जहाँ पे गुंडों ने ही पूरे शहर को टेक ओवर कर लिया है, गुंडा ही नेता बन गया है, सब पुलिस वाले भी गुंडे के कंट्रोल में है। उस टाइम पे उस शहर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टेज 4 मतलब अपने आसपास के टिश्यूज़ को के अलावा वो शरीर में किसी दूसरी जगह पे भी फैल गया है। उस जगह पे आके इस ट्यूमर को जड़ से ख़त्म करना आज के साइंस में बहुत मुश्किल है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो वो होता है स्टेज 4 ट्यूमर, मतलब पूरा शहर ही बर्बाद हो गया है, मतलब वो ट्यूमर अपनी जगह से दूर के टिश्यूज़ में फैल गया है। तो इस तरह से हम स्टेज को समझते हैं। कैंसर के कॉजेज़ आप बता सकते हैं क्यों होता है ये? तो कैंसर के ब्रॉडली बोला जाए तो कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ होते हैं। तो अपन दोनों के ऊपर बात करते हैं। जेनेटिक कॉजेज़ मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये एक परिवार में ही हो, किसी एक आदमी के जीन्स में म्यूटेशन आ जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा था सेल बिगड़ गया है, उसके बिगड़ने के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तो हमारे जो सेल्स हैं ना, जब भी डिवाइड होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट में गलती होती है हमारे डीएनए में। कुछ गलतियाँ उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ गलतियों से कैंसर बनने की संभावना बढ़ती जाती है। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ अगर एक सेल में रेप्लिकेट हो गई तो वो सेल कैंसर बन सकता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और वो गलतियाँ एक के ऊपर एक कंपाउंड होती जाती है। जैसे टेलीफोन का गेम खेलते थे बचपन में कि एक ने कान में कुछ बोला, फिर दूसरे ने कान में कुछ बोला, वो छठे सातवें तक पहुँचते पहुँचते जो पहले ने बोला था उससे कुछ अलग ही हो जाता है। तो ऐसे ही गलतियाँ हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट होती जाती हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो गलतियों की वजह से कैंसर बनने का रिस्क बढ़ता जाता है। तो एक कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो एज है। आप देखेंगे ज़्यादातर 50, 60, 70 की एज के बाद में बहुत लोगों को कैंसर होता है। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन एवरेज एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता जा रहा है। दूसरा होता है जेनेटिक्स, जो फैमिली में कुछ जीन डिफेक्ट्स होते हैं। ये हम सुनने में बहुत आते हैं, अरे हमारे घर में 4 लोगों को कैंसर है, ज़रूर कुछ फैमिली का होगा। बट ये बहुत रेयर होता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो 4 कैंसर्स 4 अलग अलग वजह से हुए हैं। फैमिलियल कैंसर्स इंडिया के जो अभी टोटल कैंसर्स हैं उसका 10% से भी कम है। जो जेनेटिक कैंसर्स हैं जो माँ से बेटी को या बाप से बेटे को होते हैं, उस तरह के कैंसर्स टोटल कैंसर्स का बहुत कम है। ये मेनली ब्रेस्ट में और कोलोन में और कुछ तरह के रेयर कैंसर्स में ये इस तरह के कैंसर्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, तो ब्रेस्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में और कुछ तरह के रेयर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें ये फैमिलियल कैंसर्स देखने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल रीजंस पे। तो एनवायरमेंटल रीजंस मतलब जो हमारे जेनेटिक नहीं है लेकिन हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हवा में पार्टिकल्स की वजह से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जितने भी हम दूसरे जानवरों को मारने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं। इन सब का एक छोटा इम्पैक्ट हमारे हर चीज़ में पड़ रहा है। तो वेजिटेबल्स में, इवन हम फ्रेश वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड्स का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। फिर आता है, तो ये सब होते हैं पोल्यूशन रिलेटेड या एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ वो नहीं होता है, एनवायरनमेंट वो भी होता है जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं। हम पोल्यूशन को अक्सर दोष देते हैं लेकिन सबसे बड़ा लंग्स का पोल्यूशन तो लोग खुद ही करते हैं सिगरेट पी पी के।
हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है वो कुछ हद तक प्रिवेंटेबल है। कैंसर बढ़ने के 2 मेजर कारण जो हमारे कंट्रोल में हैं, उसमें सबसे पहला है नशा। हर तरह के तंबाकू से कैंसर होता है, हर तरह के अल्कोहल से कैंसर होता है। ये वाइन सेफ़ है या बियर सेफ़ है या इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। अल्कोहल से कैंसर होता है और तंबाकू से कैंसर होता है, किसी भी फॉर्म में हम लें। साथ ही साथ अगर हम अरे तंबाकू वाला नहीं तो सादा वाला गुटखा है, उससे भी कैंसर का रिस्क बनता है। तो अगर आप किसी भी तरह का गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं और अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, मैं मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा ट्रीट करता हूँ। आज से 20 साल पहले हमारे मुंह के कैंसर के जो मरीज़ आते थे वो 80-90% 50-60 के ऊपर के होते थे। 25-30 साल की उम्र में गुटखा खाना चालू किया, कैंसर होते होते 50 साल हो गए। अभी मेरा जो यंगेस्ट पेशेंट है जिसका मैंने कैंसर को ऑपरेशन किया है मुंह के कैंसर का, वो 19 साल का है, जो 8 साल की उम्र से गुटखा खाना चालू कर दिया था। गुटखा इतना कॉमन हो गया है, खासकर ये छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम है लेकिन ये पूरे इंडिया में हो रहा है। गुटखा इतना कॉमन हो गया है, स्कूल के लड़कों में कॉमन हो गया है और इतनी यंग एज में चालू होता जा रहा है कि मुंह का कैंसर एक एपिडेमिक हो गया है जो बढ़ता ही जा रहा है। स्मोकिंग पहले एक ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल डोमेन था, लेकिन अब फीमेल्स भी स्मोक करना चालू कर दी हैं। तो ओवरऑल स्मोकिंग की वजह से कैंसर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्मोकर्स गुटखे के ऊपर शिफ्ट हो गए। लेकिन फीमेल्स में लंग कैंसर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि फीमेल्स में स्मोकिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर अल्कोहल, आज से 25-30 साल पहले ऐसा होता था कि बोलते थे पता है वो दारू पीता है, वो रेयर और एकदम बड़ी चीज़ हुआ करती थी। आजकल आप कहीं बैठे हो और आप दारू नहीं पी रहे हो, दारू नहीं पीता है, ऐसा कैसा आदमी है? हाँ, वो जज करने लग जाएंगे आपको। करेक्ट। तो एक जो जज किया जाता था दारू पीने वाले को, आजकल दारू ना पीने वाले को जज किया जा रहा है। दारू की, अल्कोहल की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो एक बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे कैंसर्स उसकी वजह से भी बढ़ रहे हैं। जितने भी कॉमन कैंसर्स हैं सब में अल्कोहल का रोल है और अल्कोहल और सिगरेट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ख़तरनाक है। जो लोग तंबाकू और सिगरेट दोनों यूज़ करते हैं, तो तंबाकू यूज़ करने से आपका मुंह के कैंसर का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है एक साथ लेने से, तंबाकू लेने से। अगर आप अल्कोहल भी साथ में, अगर आप सिर्फ अल्कोहल ले रहे हैं, तंबाकू नहीं ले रहे हैं, तो आपके मुंह के कैंसर का रिस्क 3 गुना बढ़ता है। लेकिन अगर अल्कोहल और टबैको दोनों ले रहे हैं तो वो 3 + 4 7 नहीं 12 गुना बढ़ता है। 3 × 4 12 टाइम्स रिस्क बढ़ता है। तो अल्कोहल और टबैको का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव रिस्क है और वो ये दोनों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में धीरे धीरे और कॉमन होती जा रही हैं। इस वजह से हमारे बहुत सारे कैंसर्स बढ़ रहे हैं। तो ये मुंह के कैंसर और लंग कैंसर तो हम जानते ही हैं, पेट के कैंसर्स भी इससे होते हैं, खाने की नली के कैंसर्स भी होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी तंबाकू का रोल है, अल्कोहल का रोल है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कैंसर्स बढ़ने का। आपने कहा था कि नशे की कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ते हैं। करेक्ट। तो जैसे कि सिगरेट और तंबाकू एक साथ लेने से, सिगरेट और तंबाकू दोनों से, वो बेसिकली आप तंबाकू को अंदर घुसने के और रास्ते दे रहे हो। सिगरेट आप पी रहे हो तो लंग्स में ज़्यादा जा रहा है, मुंह में कम जा रहा है। तंबाकू अगर खा रहे हो तो आप बोल रहे हो कि नहीं मुंह क्यों बचे, हम मुंह के ऊपर भी तंबाकू डाल के मुंह पे भी कैंसर करने का रिस्क बढ़ाएंगे। तो जितने अलग अलग तरीके से करें उतने अलग अलग तरीके से। और सिगरेट इतनी डेंजरस चीज़ है कि जहाँ जहाँ सिगरेट का केमिकल्स जाते हैं बॉडी में, वहाँ वहाँ वो रिस्क बढ़ाते हैं, टू द एक्सटेंट कि जो सिगरेट पीते हैं क्योंकि यूरिन के थ्रू उनके कुछ केमिकल्स निकलते हैं तो ब्लैडर कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो इतना बड़ा पॉइजन सिगरेट है और तंबाकू ओवरऑल है, जिसको हम खुलेआम बेच भी रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं और उसके टैक्स से गवर्नमेंट पैसे भी कमा रही है। कुछ लोग अल्कोहल और सिगरेट एक साथ लेते हैं, उसमें कितना परसेंट चांस बढ़ता है? उससे रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि
ओरल कैंसर का रिस्क अगर हम सिर्फ तंबाकू लेते हैं तो 4 गुना बढ़ता है, सिर्फ अल्कोहल लेते हैं तो 3 गुना बढ़ता है, और सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल दोनों लेते हैं तो वो 12 गुना रिस्क बढ़ता है। तो दोनों का रिस्क एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है और वो 12 गुना रिस्क बढ़ा देता है। उसके बाद जो हमारे सोसाइटी में पिछले 50 साल में चेंज हुआ है वो है खाने में और लाइफस्टाइल में। हम सबके फादर्स साइकिल चलाया करते थे एक काफ़ी उम्र तक, और मेरी जनरेशन से ये लगभग ख़त्म हो गया है कि हम साइकिल को एक रूटीन यूज़ के लिए, ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम साइकिल शौक के लिए चलाते हैं। हमारा डेली एक्टिविटी जो आज से 50 साल पहले था उससे बहुत कम हो गया है, और उसके साथ ही साथ हमारा जो फूड का इंटेक है वो बहुत ही हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट हो गया है। मुझे भी याद है मेरे बचपन में मिठाई घर में कभी कभार बना करती थी और कभी कभार अवेलेबल होती थी। अब मिठाई घर में कॉमनली लोगों के घर में कुछ मीठा पड़ा रहता है, कुछ नहीं तो बिस्किट पड़ा रहता है, कुछ नहीं तो कुछ केक पड़ा रहता है, और हमारा स्वीट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडियन सोसाइटी में एक टाइम पे माल नरिशमेंट मतलब वेट बहुत कम होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। अब ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और ओबेसिटी से कैंसर बढ़ता है। तो मोटापे से कैंसर बढ़ता है, जंक फूड से कैंसर बढ़ता है, जो फाइबर में कम है जो खाना, जिसमें स्टार्च ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, उस खाने से मोटापा भी बढ़ता है, और मोटापे के अलावा भी कैंसर बढ़ने का रिस्क होता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज से मोटापा बढ़ता है, लेकिन अगर आप मोटे नहीं भी हो रहे हैं तो भी लैक ऑफ एक्सरसाइज से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। किसी ऐसे कुछ परसेंटेज में बता सकते हैं कि कितना % चांस होता है? ओवरऑल करीब 15 से 20% कैंसर्स के एट्रीब्यूशन में मोटापा एक रीज़न है। प्रोसेस फूड्स की बात कर रहे थे आप। तो इसमें मेरा सल्यूशन यही है कि वो खाना खाइए जो आपकी दादी और परदादी जिसको खाना मानते थे। अगर हम वो खाना खाएंगे तो हमारा कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। हमारी दादी को हम जाके बताएं कि ये चिप्स है, ये हमारा खाना है, तो हमारे को एक ज़बरदस्त पड़ेगा कि ये कोई खाना होता है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, होल ग्रेन फूड्स खाएं, मतलब मैदे वाली चीज़ ना खाएं। मैदा किस में होता है? समोसा में, कचौड़ी में और बेकरी के लगभग सभी चीज़ों में। मैदा कम खाएं, शक्कर कम खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, ताज़े फल खाएं, फल और सब्जियों को ज़्यादा खाएं, स्टार्ची चीज़ों को और मीठी चीज़ों को कम खाएं, और एक्टिव रहें, काम करते रहें, दिन भर बैठे ना रहें। इन सब को मिला के एक सिंगल वर्ड में बोले ना तो ये हमारे ऋषि मुनि बहुत सालों पहले बता गए थे। इसको सात्विक लाइफस्टाइल बोलते हैं कि नशे से दूर रहिए, सादा खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए और आलस मत करिए। बस वो एक चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे ना तो हमारे लाइफस्टाइल के जितने इश्यूज़ हैं उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बस एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड में प्रोटीन जितना हमको चाहिए उतना नहीं होता है, तो प्रोटीन को हमको ऐड करना है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स, फिश और चिकन में जो प्रोटीन्स हैं उससे कैंसर के रिस्क बढ़ने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। अगर वेजिटेरियन है तो दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ और पनीर, सोया और हर तरह के लेग्यूम्स में दालें आती हैं, लेग्यूम्स में बीन्स आते हैं, चना, मटर, मूंगफली, इन सब चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो वेजिटेरियन है तो इस तरफ ध्यान दें, नॉन वेजिटेरियन है तो इनके साथ वो भी लें और अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाइए। बाकी वही खाना खाना है जो हमारी दादी परदादी और आज से 200 साल पहले जो इंडिया में खाया जाता था वो बेस्ट खाना था। प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी कैंसर होने का चांस रहता है? नहीं, प्रोटीन डेफिशिएंसी से कैंसर नहीं होता है, लेकिन ये स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कैंसर से आप डील कर रहे हैं तब आपके बॉडी में इनफ प्रोटीन होना ज़रूरी होता है। नहीं तो हम कीमोथेरेपी को और पूरे ट्रीटमेंट को उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं जितना हमारी बॉडी को करना चाहिए। तो अगर उस टाइम पे प्रोटीन कम रहेगा तो हम बहुत सारे
साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ज़्यादा होंगे, और प्रोटीन एडिक्वेट रहेगा तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। और जिनका इलाज चल रहा है उनको आप कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगे, वेज कि नॉन वेज? वो पर्सनल प्रेफरेंस है, वो मैं नहीं रेकमेंड करूँगा। कुछ तरह के मीट्स से कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, वो सभी को कम करना चाहिए। वो है रेड मीट, मतलब मटन, बीफ और पोर्क। इनसे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, ये सभी को थोड़े कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। फिर जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं, जो इंडिया में इतने कॉमन नहीं है बट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से भी आते जा रहे हैं, सॉसेजेस, बेकन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उससे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, वो हमको कम करना चाहिए। खांसी और उसके साथ जो बहुत हाई हीट पे कुक हो रहा है, तो वो भले ही वो पनीर टिक्का हो या वो चिकन टिक्का हो, जो बहुत हाई हीट पे कुक हो रहा है, उससे फूड में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं जिससे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। तो वेज नॉन वेज का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सही तरह का खाना खाइए, भले ही वो वेजिटेरियन हो या वो नॉन वेजिटेरियन हो। कैंसर के सिम्टम्स बताइए हमको। तो कैंसर क्योंकि एक बीमारी नहीं है, तो इसका कोई एक सिम्टम नहीं है या कोई एक तरीका नहीं है कैंसर को पकड़ने का। WHO की एक लिस्ट है जिसमें कैंसर के कॉमन सिम्टम्स बताए हुए हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो है कहीं पे गांठ होना, खासकर कोई गांठ जो बढ़ती जा रही है। देखिए, ये इस सिम्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बाकी जितने भी सिम्टम्स की मैं बात करूँगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि ये 100% कैंसर ही है, बल्कि मैं ये भी बोलूँगा ज़्यादातर केसेस में वो कैंसर नहीं होता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दे के और इसका जल्दी इलाज कर लें, इन सिम्टम्स को पकड़ के जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएं, तो अगर वो कैंसर है तो हम इसको पकड़ सकते हैं। तो ये जितने भी मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, इसको कैंसर हो गया है मान लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ की जांच करवानी है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है गांठ। तो ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर बनता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि ब्रेस्ट में कहीं पे गांठ होती है। शरीर में कहीं पे भी अगर कोई गांठ है जो बढ़ रही है, जिसका टेक्सचर चेंज हो रहा है या जो 15 दिन में ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसको डॉक्टर को जाके दिखा के एक बार चेक ज़रूर करवा लें। दूसरा सिम्टम होता है कोई भी घाव या छाला जो भर नहीं रहा है। तो दूसरा जो इंडिया का कॉमन कैंसर है, मुंह का कैंसर, जिसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, तंबाकू, दाने दाने में कैंसर का दम, बोलो ज़ुबान कैंसरी, तो वही सबसे बड़ा कारण है इंडिया में मुंह के कैंसर कॉमन होने का। और उसका सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि मुंह में कोई घाव या छाला है जो भर नहीं रहा है। इसी तरह के घाव या छाले शरीर में अंदर भी हो सकते हैं, कभी कभी स्किन पे भी अगर कोई छाला है जो भर नहीं रहा है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है, उसको जाके दिखाइए। तीसरा कॉमन सिम्टम कैंसर का ये है कि कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो एक और जो इंडिया का कॉमन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, मतलब महिलाओं का बच्चेदानी का कैंसर, उसका सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब माहवारी के टाइम का ब्लीडिंग अबनॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा होता है, या पीरियड्स के बीच में भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। तो कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर यूरिन में हो रहा है, खांसी में आ रहा है, आपके स्टूल्स में ब्लीडिंग आ रहा है, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है और वो एक बार से ज़्यादा होती है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच कराने की ज़रूरत है। तो बॉलीवुड ने वैसे मेडिकल साइंस को बहुत सारी गलत धारणाएं दी हैं। डॉक्टर पल्स देख के बता दिया करते थे कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, लेकिन एक चीज़ सही बताइए कि अगर खांसी में खून आ रहा है तो वो डेंजरस है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद का एक कॉमन सिम्टम है वज़न कम होना। अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और फिर भी वेट लॉस हो रहा है तो मतलब शरीर में कोई ना कोई बीमारी है जो आपके शरीर को कमज़ोर कर रही है। वो कैंसर भी हो सकता है, वो कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है। बट अब नॉर्मल वेट लॉस, एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न कम होना, वो कैंसर का सिम्टम हो सकता है। खून की कमी होना जिसका कोई कारण पता ना चले,
वो कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो जैसा मैंने बोला अबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो पेट के अंदर से ब्लीडिंग होती रहती है, तो कई बार हमको पता नहीं चलता है कि ब्लड जा रहा है, वो स्टूल्स के साथ मिक्स होकर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के लेवल्स गिरने लग जाते हैं, हम पीले पड़ने लग जाते हैं, तो वो साइन हो सकता है कि आपके शरीर में कहीं अबनॉर्मल ब्लड लॉस हो रहा है। वो कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स में भी अनीमिया बहुत कॉमन है। तो अगर ब्लड के लेवल्स, हीमोग्लोबिन के लेवल्स बहुत कम हैं तो वो कैंसर का साइन हो सकता है। इसके बाद कोई भी खांसी जो लंबे टाइम तक बनी हुई है और जा नहीं रही है, अगर 1 महीने से ज़्यादा आपको खांसी बनी हुई है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर निगलने में तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट फूल रहा है या पेट में पानी भर रहा है, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। आवाज़ में बदलाव कैंसर का लक्षण हो सकता है। गले के कैंसर में अक्सर सबसे पहले यही पता चलता है कि या तो आवाज़ में बदलाव आता है या तो निगलने में तकलीफ़ होने लगती है। ये गले के कैंसर्स के पहले लक्षणों में से एक है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं कैंसर के। इनकी तरफ अगर हम अपन ध्यान रखें और इनमें से कुछ भी अगर होता है तो अपन जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, और अगर वो कुछ टेस्ट बोलते हैं तो टेस्ट करवा लें, तो अपन या तो कैंसर के डर से मुक्त हो जाएंगे कि भाई ये कैंसर नहीं है, अपन टेंशन फ्री रहें, या तो फिर अगर है तो उसको जल्दी पकड़ लें और जल्दी इलाज कर लेंगे। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की जो मैंने नहीं बोली, सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है जो जिस चीज़ के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं? पेन। पेन कैंसर का अर्ली सिम्टम नहीं है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे गांठ थी, बहुत टाइम से थी, मुंह में छाला था, बहुत टाइम से था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कुछ किया नहीं। दर्द का वेट करना मतलब कैंसर के बढ़ने का वेट करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कैंसर हमारे ही शरीर का एक पार्ट है। तो हमारे शरीर में इतनी सी भी अगर कोई कील या कांटा चुभ जाता है तो हमारी बॉडी उसको बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है और उसको निकालने को और अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन कैंसर सेल्स अपने ही बिगड़े हुए लड़के हैं, तो हमारी बॉडी उसकी तरफ वैसे रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए उसमें ना जलन होगी, न लाल होगा, न दर्द होगा, न सूजन होगा। वो सिर्फ वहाँ पे घाव है या छाला है या गांठ है। इसलिए दर्द होने का वेट नहीं करना है। दर्द तभी होता है जब वो बहुत फैल गया है और आसपास की नसों को दबाने लग गया है, या एक छोटी स्पेस में है और वो अपने आसपास के ऑर्गन को स्ट्रेच करने लग गया है। दर्द होने का वेट नहीं करना है। दर्द कैंसर का अर्ली सिम्टम नहीं है। अब ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंस क्या है? ट्यूमर मतलब कोई भी गांठ जो हमारे शरीर के सेल्स के डिवाइड होने से बनी है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको छोटी मोटी गांठ शरीर में रहती है, वो बहुत सालों तक रहती है, वो भी एक तरह का ट्यूमर है, उसको लाइपोमा बोलते हैं या न्यूरोफाइब्रोमा बोलते हैं। लेकिन वो कैंसर नहीं होते हैं, क्योंकि वो आसपास के टिश्यू में नहीं फैल रहे हैं। तो हर कैंसर एक ट्यूमर होता है, बट हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। तो ट्यूमर मतलब कोई भी गांठ जो बनी हुई है, कैंसर मतलब वो गांठ जो इधर उधर फैलने का और आपके शरीर को जानलेवा रिस्क देने का, जिसमें रिस्क हो। जैसे आपने बोला डॉक्टर के पास जाइए, तो वो कौन से टेस्ट करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि हम कैंसर है? जनरली टेस्ट 2 तरह के होते हैं कि क्या बीमारी है और कहाँ तक फैली है। इसका एग्जांपल ये है कि आप पुलिस के चीफ हो और आपको शहर के गुंडों के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक गैंग है तो उसमें से 2-4 लड़कों को पकड़ोगे, उनको बिठाओगे, उनसे पूछताछ करोगे कि भाई तुम्हारे गैंग में कौन कौन है, कौन लीडर है, क्या है। उससे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। वो है कैंसर में से बायोप्सी करना, मतलब जो गांठ है, गांठ में से कुछ टुकड़े को निकालना, उससे पूछताछ करना कि भाई तुम कैंसर हो कि नहीं हो, किस तरह का कैंसर हो। फिर उसमें कुछ केमिकल टेस्ट करके अपन वो कौन सी दवा उस पर काम करेगी वो भी पता कर सकते हैं। उसको IHC, मॉलिक्यूलर स्टडीज़, इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ अब बढ़ती जा रही हैं जो वो टुकड़े से होती है। तो कैंसर है कि नहीं, उसकी शुरुआत इसी से होती है कि ये आप उसी गैंग के 2-4 लड़कों को बुला के और उनसे पूछताछ करो। फिर अपने को पता चलना है कि वो गैंग कहाँ तक फैला हुआ है।
तो आप पुलिस वालों को भेजोगे जो फ़ोटो लेंगे, सीसीटीवी कैमरा चेक करोगे, आप खबरियों से इन्फॉर्मेशन निकलवाओगे, तो वो होता है किसी न किसी तरह का फ़ोटो लेना। तो पहले हम एक्सरे लिया करते थे बहुत पहले, फिर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, ये सब कोई ना कोई तरह का फ़ोटो ले रहे हैं हम शरीर के किसी एक भाग का या पेट स्कैन में पूरे शरीर का, जिससे हमको पता चलता है कि वो बीमारी कहाँ तक फैली है। बीमारी कहाँ तक फैली है वो पता करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी को स्टेज बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, स्टेज मतलब कि बीमारी अपनी जगह पे है, अपनी जगह से थोड़ा बाहर फैली है कि दूर दूर तक फैल गई है, उसी को स्टेज बोलते हैं। तो वो पता चलता है किसी न किसी तरह के फ़ोटो लेने से। तो वो मैं एग्जांपल्स एक बार फिर से बता देता हूँ। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब स्कैन्स करके हमको पता चलता है अलग अलग तरह के ट्यूमर्स में अलग अलग तरह के स्कैन्स करके कि बीमारी कहाँ तक फैली है और किस स्टेज में है। उसके बाद जैसे कि जब पता चलता है कि कैंसर है, तो अर्ली आप डिसीजंस क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं कि ये करें वो करें? दो चीज़ें कि क्या बीमारी है और कहाँ तक फैला है। क्या बीमारी है बायोप्सी से पता चल गया, कहाँ तक फैला है वो हमको स्कैन से पता चल गया। उसके बाद तीसरी एक चीज़ जो हम ज़्यादातर ट्रीटमेंट के पहले करते हैं कि ओवरऑल बाकी बॉडी की हेल्थ कैसी है। तो रूटीन टेस्ट, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी को एक बार ठोक बजा के देख लिया कि वो सब बराबर काम कर रहा है कि नहीं, तो ट्रीटमेंट सहन कर पाएंगे कि नहीं। इसके बाद फिर ट्रीटमेंट का प्लान होता है। तो जनरली या तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में एक ऑन्कोलॉजिस्ट खुद तय कर लेता है, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उसमें एक टीम ऑन्कोलॉजिस्ट की काम करती है। तो उसमें मेरे जैसा सर्जन रहेगा, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे, रेडिएशन वाले रहेंगे, जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जैसे रेडियोलॉजिस्ट रहेंगे, पैथोलॉजिस्ट रहेंगे। तो हम सब मिलके उस केस को डिस्कस करते हैं। इसको ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं या एमडीटी बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एमडीटी या ट्यूमर बोर्ड इसको बोलते हैं, जिसमें एग्जैक्टली क्या करना है, किस सीक्वेंस में करना है, पेशेंट को पहले क्या थेरेपी लगेगी, फिर क्या थेरेपी लगेगी, वो डिसीजन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के दो भाग हैं। एक जिस जगह पे कैंसर है उसका ट्रीटमेंट करना है, और एक अगर पूरे शरीर में कैंसर के सेल्स जहाँ पे हैं उसका ट्रीटमेंट करना है। तो लोको रीजनल ट्रीटमेंट मतलब जिस जगह पे है वो और उसके आसपास का ट्रीटमेंट दो तरीके होते हैं, या तो ऑपरेशन या तो रेडिएशन। तो मैं मुंह के कैंसर के एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो मुंह में अगर कैंसर है तो पहले हम ऑपरेशन करते हैं ज़्यादातर, और ऑपरेशन करके जितनी आँख से दिखने वाली बीमारी है वो और उसके आसपास का कुछ मिलीमीटर का भाग या 1-8 सेंटीमीटर का भाग उसमें से निकाल देते हैं। तो आँख से दिखने वाली बीमारी वहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। बायोप्सी से क्या पता चलता है कि वो अंदर तक बीमारी कितनी फैली हुई है। गले की गांठों का भी हम साथ में ऑपरेशन करते हैं, तो उन गांठों में बीमारी फैली है कि नहीं, तो उससे हमको एग्जैक्ट पता चलता है बीमारी कितनी बढ़ी हुई है, इसके कण पूरे मुंह में और जगह पे फैले होने के चांस कितने हैं। अगर ऐसा लगता है कि और जगह पे भी कैंसर के सेल्स फैले होने के चांस हैं, तो फिर वहाँ पे रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन मतलब लोगों को ऐसा बहुत डर है रेडिएशन का, कि क्योंकि उसको हम जनरल भाषा में सिकाई बोलते हैं, तो लोगों को लगता है बहुत तेज़ एकदम गर्मी देके या उसको जला के हम ख़त्म करते हैं। रेडिएशन एक्सरे से होता है, तो जो हम सीटी स्कैन में या एक्सरे में जो रेज यूज़ करते हैं उसी रेज को एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में देते हैं, जिससे कि उस एरिया के सब कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाएं। तो सर्जरी और रेडिएशन ये दोनों मिला के वो लोकल ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है कि उस एरिया का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। तो मुंह के कैंसर में बहुत कम इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है उसमें बहुत कॉमन ये डर रहता है कि उस एरिया का ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन कैंसर सेल्स पूरे शरीर में कहीं और पे फैले होने का चांस है, और वो सेल्स किसी भी स्कैन से, किसी भी टेस्ट से डिटेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम कोई सिस्टमिक थेरेपी देते हैं। सिस्टमिक मतलब जो पूरे शरीर पे एक्ट करती है। इसका सबसे कॉमन जो तरीका है वो है कीमोथेरेपी, वो हमको सबको पता है।
कीमोथेरेपी में हम सेल्स को मारने वाली दवा देते हैं, जिससे कुछ तरह के स्पेसिफिक सेल्स जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं उन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अलग अलग कीमोथेरेपी की ड्रग्स अलग अलग तरह के सेल्स पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो हर बीमारी के हिसाब से स्पेसिफिक कीमोथेरेपी होती है कि इस बीमारी के सेल्स पे ये कीमोथेरेपी काम करेगी। लेकिन क्योंकि वो तेज़ी से बढ़ते हुए सेल्स पे काम करते हैं, इसलिए वो शरीर के दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारे मुंह की जो अंदर की लाइनिंग है, वो हर 3-4 दिन में पूरी लाइनिंग चेंज हो जाती है, नहीं बनती है। तो वो सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो कीमोथेरेपी के टाइम पे मुंह में छाले होना, हमारे ब्लड के सेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं, तो उसको कम कर देना, जिससे हमारे खून की कमी हो जाए या हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, ये सब भी कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारा पूरे शरीर को वो अफेक्ट करता है और पूरे शरीर में थोड़ी कमज़ोरी आने का चांस रहता है। कई बार कीमोथेरेपी में से जो बाल झड़ते हैं, पहले एक मिथ थी, मुझे खुद मिथ थी कि कैंसर से बाल झड़ते हैं। ये मैंने एक वेब सीरीज़ देखी, ब्रेकिंग बैड। अब देखिए ब्रेकिंग बैड, तो उसमें मैंने जाना कि हाँ, कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। तो कैंसर से बाल नहीं झड़ते हैं, कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। बट वो देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं यही बोलता हूँ, ये शॉर्ट टर्म में बड़ा पेनफुल होता है। खासकर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, महिलाएं का बाल झड़ जाना है वो बहुत तकलीफ़ देता है उनको। काफ़ी लंबे टाइम तक वो बड़ा ऑड फील करते हैं। बट ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं और इलाज परमानेंट है। और इन टेम्पररी प्रॉब्लम्स को हमने नहीं झेला और इलाज नहीं किया तो बीमारी परमानेंट है। तो इसलिए ये टेम्पररी चीज़ें होती हैं, ये तकलीफ़ देती हैं। इसको मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा, मिनिमाइज़ नहीं करूँगा इस चीज़ को कि अरे ये क्या है, इस छोटी सी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम है और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। इससे निकल के फिर हमारे पास आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी रहती है। एक मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कीमोथेरेपी ड्रग दे के ही उसकी इलाज होती है। कीमोथेरेपी में सिर्फ मेडिसिन देते हैं और वो लेके इलाज होता है, उसमें ऐसा कुछ हो नहीं है, सर्जरी वर्जरी ऐसा कुछ नहीं? कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स से थेरेपी, मतलब हम कुछ शरीर में दवाई दे रहे हैं, ज़्यादातर वो इंजेक्शंस के थ्रू होता है। कुछ तरह के कीमोथेरेपीज़ हैं जो टैबलेट्स के थ्रू हम ले सकते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में वो इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता है, जो पूरे शरीर में अफेक्ट करके और पूरे शरीर के सेल्स को, पूरे शरीर के कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं। वो कीमोथेरेपी होता है। अभी लेकिन सिस्टमिक थेरेपी के बहुत सारे नए नए रूप आते जा रहे हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जो मैंने बोला था, बायोप्सी करते हैं, वो सेल्स से पूछताछ करते हैं, उससे ये भी पता चलता है कि कौन सी दवा इस पे काम करेगी। तो IHC करके, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि इन सेल्स पे हार्मोन थेरेपी काम करेगी कि नहीं। तो अगर हार्मोन थेरेपी काम करेगी तो एक सिंपल गोली होती है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर है तो। ब्रेस्ट की ही बात करें तो एक और HER2 करके एक रिसेप्टर होता है कुछ तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स में, वो हम उस कैंसर को सस्टेन करने में बहुत मदद करता है। तो अगर उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो कैंसर सेल्स मरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं कि आप कैंसर के सेल पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन आइडेंटिफाई करो, उस प्रोटीन को अटैक करो जिससे कि वो पूरा का पूरा सेल मर जाए। इसके अलावा सिस्टमिक थेरेपी में आजकल इम्यूनोथेरेपी आ गया है। यहाँ पे जो प्रोटीन आप बोलना चाह रहे हैं वो कैंसर का जो मेन, कैंसर के हमारा हर बॉडी का जो सेल होता है, सेल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन के सेल्स होते हैं। तो वो हर सेल में होते हैं और वो उस सेल के अंदर और बाहर का कम्युनिकेशन पूरा हैंडल करते हैं। तो HER2 को मैं यही बोलता हूँ कि आप वहाँ पे जाने वाले टेलीफोन के वायर काट दे रहे हो तो वो सेल को सिग्नल्स मिलने ख़त्म हो जाएंगे और वो सेल्स उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस तेज़ी से वो उन सिग्नल्स के साथ ग्रो कर पाता। फिर एक नई चीज़ आई है जिसके लेके बहुत एक्साइटमेंट है,
को इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। मतलब मैंने जब बताया था कि कैंसर कैसे होता है, हमारे इम्यून सेल्स पहचान नहीं पाते हैं कि ये जो सेल है ये कैंसर है, ये लड़का बर्बाद हो गया है, नहीं तो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते। तो हमारे पुलिस वालों को बताने के लिए वो गुंडे के ऊपर एक यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं कि भाई ये आदमी गड़बड़ है, इसको पकड़ लो। तो हमारा इम्यून सिस्टम उन फ्लैग्ड सेल्स को, तो हमारे इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करते हैं कि ये सेल्स को हमको अटैक करना है, और हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है। और इसका एडवांटेज यही है कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ कैंसर सेल्स को अटैक करेंगे और बाकी के सेल्स को अटैक नहीं करेंगे। ये एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज से कुछ सालों बाद इम्यूनोथेरेपी बहुत कॉमन हो जाने वाली है। आज भी इम्यूनोथेरेपी हो रही है और उसके फ़ायदे भी हमको देखने को मिल रहे हैं। एक नई तरह की इम्यूनोथेरेपी CAR T सेल करके एक है, जो हमारे ही बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को कैंसर को अटैक करने के लिए सेंसिटाइज करते हैं। वो अभी तक इंडिया में इंडियन टेक्नोलॉजी कोई थी नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी से की जाती थी। वो 60-70 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हुआ करता था। लेकिन अब टाटा ने और इंडिया के कुछ और हॉस्पिटल्स ने इसको इंडिजिनसली डेवलप कर लिया है। कॉस्ट आधे से भी कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत महंगा है। धीरे धीरे ये सस्ता होता जाएगा और ये एक नया फेज़ है जो आने वाले टाइम में हमारे कैंसर की लड़ाई में बहुत बड़ा हमारे को हथियार साबित होगा। लेकिन एक मैं प्रिकॉशन देना चाहता हूँ, इम्यूनोथेरेपी सेंटर्स के नाम पे बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स जो नॉन मेडिकल डॉक्टर्स चलाते हैं, वो इम्यूनोथेरेपी के नाम पे अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं। वो इम्यूनोथेरेपी नहीं है। वो अपनी थेरेपी को बस वो रीबॉक की जगह रीबूक वाला लेबल लगा के वो बेच रहे हैं। वो रीबॉक नहीं है, वो उसके चक्कर में मत पड़िए। ट्यूमर निकालने में और बाकी के जो ऑपरेशंस करते हो उसमें क्या अंतर है? तो हम जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ, हम अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, सिर्फ गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कैंसर के जो सेल्स हैं ना, वो बदमाश लड़के, कोई रूल्स नहीं मानते हैं। तो कैंसर ऐसे नहीं फैलता है, कैंसर ऐसे फैलता है। मतलब आपको जो गांठ इतनी दिख रही है, वो उसमें से ऐसे पंजे निकले हुए हैं जो आँख से नहीं दिख रहे हैं और चारों तरफ फैले रहते हैं। तो इसलिए कैंसर का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ जो आँख से जो गांठ दिख रही है उसको निकाल देना काफ़ी नहीं होता है। उसके आसपास का भी कुछ टिश्यू हमको लेना पड़ता है, जिसको मार्जिन बोलते हैं, कि मार्जिन लेके चलना पड़ता है। और वो जो आसपास का जो टिश्यू लिया है उसके बाहर हम चेक करते हैं कि वहाँ तक कैंसर फैला हुआ तो नहीं है। तो जैसे ये ट्यूमर है तो हम इतना निकालेंगे और जितना निकाला है उस पर चेक करेंगे कि वहाँ तक कैंसर तो नहीं फैला है, तब जाके कैंसर की सर्जरी कंप्लीट होती है। और इसके साथ में एक और चीज़ जो कैंसर की सर्जरी में करनी पड़ती है कि वो आसपास के लिम्फ नोड्स में फैले होने का चांस रहता है। तो उन लिम्फ नोड्स को भी हमको एड्रेस करना पड़ता है। मतलब या तो सारे लिम्फ नोड्स आसपास के निकाल दें या उनमें से कुछ लिम्फ नोड्स को निकाल के उनको चेक करके देखें कि इसमें ट्यूमर फैला है कि नहीं। तो कैंसर सर्जरी में ये दो चीज़ें अलग रहती हैं बाकी सर्जरी से। एक तो जितनी बीमारी दिख रही है उससे ज़्यादा निकालना है और उसके आसपास के नोड्स को भी हमको एड्रेस करना है। अभी कैंसर की सर्जरी की बात चल रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि अब तक की आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्जरी कौन सी थी? देखिए, वो क्या है ना, मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें जितनी भी सर्जरी मैं करता हूँ वो करीब करीब सब जान बचाने के लिए आप ऑपरेशन कर रहे हो। तो वो उसमें आसान सर्जरी या एकदम सिंपल सर्जरी बहुत कम होती है। टेक्निकली डिफ़िकल्ट सर्जरीज कुछ होती हैं, कुछ टेक्निकल इनोवेशंस हम पहली बार लाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में पहली बार एक जैसे जबड़े की सर्जरी होती है। मैं बता रहा हूँ, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, कई बार हमको जबड़ा निकालना पड़ता है और पाँव से एक हड्डी निकाल के उसकी जगह हम लगाते हैं, लेग से, फिबुला, घुटने के नीचे की। तो वो हड्डी जब हम लगाते हैं
तो उस हड्डी का शेप अलग है, जो हड्डी हमने निकाली है उसका शेप अलग है, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट वे में उसको शेप बना के लगाते हैं जिससे कि थोड़ा उतना ज़्यादा ख़राब ना लगे। लेकिन अभी वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग करके एक नया चीज़ आया है, तो हम इसका सीटी स्कैन और वो पाँव की हड्डी का सीटी स्कैन अपलोड करते हैं। कुछ टेक्निकल कंपनीज़ हैं जो वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग करती हैं कि आप एग्जैक्टली ऐसे 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 कट करो तो आपका जो आप ये जबड़ा निकाल रहे हो नीचे की हड्डी का एग्जैक्ट वो शेप आ जाएगा। उसके लिए 3D प्रिंटेड गाइड्स होते हैं, कटिंग गाइड्स होते हैं। ये सब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा केस मैंने ही किया था जिसमें इस तरफ के जबड़े और इस तरफ के जबड़े में ऑपरेशन के बाद फ़र्क ही नहीं पता चल रहा था, मिलीमीट्रिक प्रिसिशन से वो हुआ था। लेकिन ये सब टेक्निकली सेटिस्फाइंग और वो हमको खुद को अच्छा लगने के लिए है। मुझे ज़्यादा खुशी उन चीज़ों में मिलती है जहाँ पे पेशेंट के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, या पेशेंट की लाइफ में जैसे एक लड़की आई थी 27-28 साल की थी और उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, जस्ट शादी होने वाली थी और उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। एंड वो हिम्मती लड़की थी, उसने अपने फियांसे को भी बताया, हमारे पास आई। उसका ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी से ट्रीटमेंट हो गया, उसको बाद में कुछ और थेरेपीज़ भी लगी। अच्छा ये लगता है कि वो उसका जो मंगेतर था, जो फियांसे था, वो पूरे टाइम उसके साथ खड़ा रहा। बहुत आसान रहता है, वो अरेंज मैरिज थी, बहुत आसान रहता है बोलने का कि तुमको अभी ये हो गया है, पता नहीं लाइफ का क्या होगा, तो मैं तो शादी नहीं कर रहा हूँ। वो लड़की और उसके फियांसे ने, दोनों ने मिल के पूरा ट्रीटमेंट करवाया। अब वो लड़की भी स्वस्थ है, कुछ दिन पहले उसने, उनका बेबी हुआ था, उसकी भी फ़ोटो भेजी। तो ये सब देख के दिल को खुशी मिलती है। बाकी टेक्निकल चीज़ें करके तो वो आप अपने ईगो के लिए करते हो, मज़ा तब आता है जब किसी पेशेंट की लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि नशे से कैंसर की सारे होते हैं, कैंसर होता ही है। अगर कोई आदमी रिहैब में जाता है तो कितना साल उसे लग जाता है उस चीज़ से रिकवर होने में? तो हर तरह के नशे का और हर तरह के कैंसर का थोड़ा अलग अलग है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मुंह का कैंसर है, जिस गुटखा खाना कम किया तो 6 महीने के अंदर आपका रिस्क कम होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके नॉर्मल की तरफ आता है। लेकिन एकदम नॉर्मल रिस्क होने में 10 साल लगते हैं। तो जिसने कभी गुटखा नहीं खाया है और जिसने गुटखा खा के छोड़ दिया है, उनका रिस्क बराबर आने में गुटखा छोड़ने के बाद 10 साल लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने नशा, पहले तो चालू ही ना करो क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन अगर चालू किया है तो बस अब तो मैंने छोड़ दिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, उसे वो तो ले ही रहा है, लेकिन उसके बाजू में जो खड़ा जो नहीं पीता उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कैंसर? बिल्कुल होती है। सेकेंड हैंड स्मोक एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो पब्लिक स्पेसेस में स्मोकिंग पे बैन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आसपास के लोगों को भी उस स्मोक से कैंसर होने का रिस्क रहता है। वो अलग अलग तरह की कंडीशंस में अलग अलग लेवल का रिस्क रहता है। एकदम खुले में है, हवा तेज़ चल रही है तो रिस्क कम रहेगा, बंद कमरे में है तो वो ज़्यादा रहेगा। ये भी स्टडी हुई है कि जैसे जो अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड घर में सिगरेट पीता है तो बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, बच्चे का साइज़ भी कम रहता है, उनके मेंटल ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है और उनको भी आगे जाने का कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। मतलब वो अभिमन्यु का रिवर्स हो गया कि अर्जुन की वजह से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अपने सिगरेट पीने वाले बाप की वजह से नुकसान बच्चे का पहले ही हो गया। अब आपकी स्पेशलिटी में आते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर है। मैं पहले ब्रेस्ट कैंसर पर बात करना चाहूँगा। जैसे मेरा ऐसा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि नशा करने से कैंसर होता है, लेकिन वो तो फिक्स नहीं है ना कि कौन सा कैंसर हो जाएगा, राइट? लेकिन ऐसा कुछ है कि कुछ करने से ब्रेस्ट कैंसर होना ही है? देखिए, हमारी जो फील्ड है ना,
इसमें 100% हो ही जाएगा और 100% नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं? तंबाकू है, मोटापा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और जेनेटिक्स है। तो पहले जेनेटिक्स की बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर उन कुछ चीज़ों में है जिसमें जेनेटिक रिस्क काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है। तो अगर किसी की माँ, मौसी, नानी या बहन को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनकी बहन को और उनके बेटियों को भी अपने ब्रेस्ट के स्कैन्स करवा लेने चाहिए, जिससे कि अगर रिस्क है तो वो पहले पता चल जाए। दूसरा, स्मोकिंग। तो तंबाकू शरीर में जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ तबाही फैलाता है, तो ब्रेस्ट के कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है। मोटापे से हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं और मोटापा अपने आप में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाने का भी एक रिस्क है। और चौथा, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बहुत सारे आजकल ब्रेस्ट कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके सबसे बड़े जो 3-4 रीज़न हैं वो तो एक तो एज है, हमारी एवरेज एज बढ़ रही है। दूसरा, मोटापा बढ़ रहा है यंग लड़कियों में भी। तीसरा, हार्मोनल रीजंस है। तो ये ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है, जितना उसको ईस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है, जितना एक्सपोजर ब्रेस्ट को उस हार्मोन का मिलेगा उतना इसका रिस्क बढ़ेगा। तो पीरियड्स जल्दी चालू हो जाना, जिसको मेनार्की बोलते हैं, पीरियड्स लेट तक चलना, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, ये दोनों ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं और फीड कर रही होती हैं तो बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है, तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का नंबर कम होता जा रहा है और कई बार फीडिंग करवाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। बाकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत तरह के होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। ये तो हो गया ब्रेस्ट कैंसर। आज अब ओरल कैंसर के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, मेन कारण तो आपने बता चुका है। इसके जैसे कि बोला जाए कि आप अगर चालू कर दिए नशा पानी, तो जैसे सिम्टम्स ऐसे कुछ आते हैं कि हमें खुजली हो रही है, पहले ही आपने कहा कि सिम्टम्स ऐसे पता नहीं चलते हैं, राइट? तो मुंह के कैंसर का एक अच्छी चीज़ है कि इसमें 2-3 प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। वो हर किसी को नहीं होते हैं, किसी किसी को सीधे छाला बन जाता है और उसमें कैंसर होता है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनको प्री कैंसरस कंडीशंस बोलते हैं। वो अगर हो रहा है तो आपको कैंसर आगे जाके होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक तो आपने देखा होगा, गुटखा जो ज़्यादा खाते हैं वो ऐसे करके बात करते हैं, पूरा मुंह नहीं खोल पाते हैं, मुंह नहीं खुलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गुटखे के जो तत्व होते हैं वो अंदर की जो चमड़ी है उस पर डैमेज करते रहते हैं और वो अंदर का जो चमड़ी है वो पूरा हार्ड हो जाता है। उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। उसका मतलब है कि वो अंदर की जो चमड़ी है, आप गाल को फील करेंगे तो एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, वो अगर हार्ड हो जाएगा तो फिर मुंह पूरा खुल नहीं पाएगा। वो प्री कैंसरस कंडीशन है। वो इस बात का निशानी है कि इस आदमी को आगे जाके कैंसर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। दूसरा, कभी कभी मुंह के अंदर सफ़ेद दाग पड़ते हैं, उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, और कभी लाल दाग पड़ते हैं, उसको एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। ये भी प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। ये भी आगे जाके कैंसर बनने का रिस्क का एक साइन है। तो कैंसर बनने से पहले ये चीज़ें हैं जो हमको बता देती हैं कि इसमें आगे जाके कैंसर बनने का रिस्क है। उसी टाइम पे अगर हम ट्रीटमेंट करें और ध्यान रखें कि भाई अपने को कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, रेगुलर चेकअप करते रहें, तो कैंसर या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या तो अगर हो भी जाए तो अर्ली स्टेज में पकड़ के उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। एक रैपिड फायर टाइप से खेलते हैं मिथ्स पे। कैंसर के कौन से मिथ होते हैं? क्या कैंसर सच में एंड ऑफ लाइफ है, इसका कुछ इलाज नहीं है? बिल्कुल नहीं। कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2 में 80% कैंसर जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। स्टेज 3, स्टेज 4 में सिर्फ 20% ख़त्म होते हैं।
बट इंडिया का ट्रेजेडी ये है कि इंडिया के 70% से ज़्यादा लोग स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। इसलिए जल्दी पकड़ें और उसको जड़ से ख़त्म करें। कीमोथेरेपी से इनफर्टिलिटी रेट बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। कुछ तरह की कीमोथेरेपी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, बट वो बहुत थेरेपी स्पेसिफिक और बीमारी स्पेसिफिक है। कई लोगों को लगता है कि बायोप्सी से भी कैंसर होता है। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, ये बहुत स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है। ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बायोप्सी करते हैं तो एक नीडल डालते हैं। अभी शरीर में कहीं पे भी आपको सुई डालेंगे और टुकड़ा निकालेंगे तो वहाँ पे दर्द होना, सूजन आना स्वाभाविक है। तो उसको लोग कैंसर बढ़ना मान लेते हैं, वो कैंसर बढ़ना नहीं है। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, ये बहुत स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है। कैंसर का इलाज बहुत पेनफुल होता है, सब बोला जाता है। कैंसर का इलाज हंसते खेलते तो कभी नहीं होता, पेनफुल हो सकता है। जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना कम पेनफुल होगा। और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, ऐसा भी कहा जाता है। कैंसर का इलाज महंगा भी हो सकता है। अगेन, अगर हम स्टेज 1 स्टेज 2 में पकड़ें तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट, सिर्फ सर्जरी या सिर्फ कीमोथेरेपी या सिर्फ रेडिएशन से उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जितना हम स्टेज बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा थेरेपीज़ लगानी पड़ेंगी, खर्चा भी बढ़ेगा और उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। कैंसर के इलाज होने के बाद भी कुछ संभावनाएं रहती बाद में कैंसर होने का? देखिए, मैं यही बोलता हूँ, दुनिया में 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं। यहाँ से निकल के मैं घर तक पहुँच ही जाऊँगा, उसकी भी नहीं है। तो कैंसर के इलाज में 100% गारंटी नहीं है, लेकिन जितना जल्दी इलाज करें उतना अच्छा है। स्टेज 1 स्टेज 2 में 80 से 90% पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हाँ, इसलिए फॉलोअप के लिए बोलते हैं वो लोग। हाँ, तो फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। कैंसर के इलाज होने के बाद भी आपको रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना चाहिए कि अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो उसको अपन जल्दी पकड़ के जल्दी साफ़ कर दें। कुछ लोग कैंसर किसी को हो जाए तो उसके साथ एकदम से अनटचेबिलिटी वाला जज करते हैं उसे, तो क्या ऐसा तो फैलता ही नहीं है कैंसर? मुझे लगता है कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैल सकता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। और इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को लोग आइसोलेट कर देते हैं और दूर रखते हैं, जो सबसे पेनफुल है। आपके लाइफ में जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तब आपको सबसे अकेला कर दिया गया। एक लास्ट मिथ है, माइक्रोवेव में खाना कुक करने से कैंसर होता है। बिल्कुल नहीं होता। माइक्रोवेव एक हीटिंग डिवाइस है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली माइक्रोवेव का एक फ़ायदा ये है कि उससे बहुत तेज़ हीट नहीं होती। तेज़ बहुत गर्म ऑयल में फ्राई करने से कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, और भट्टी में, तंदूर में पकाने से कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, माइक्रोवेव से नहीं है। एक केस है, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग केस है नवजोत सिंह सिद्धू का, उसको आप क्लियर कर दीजिए कि सच में वो बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कम कर दिए, कुछ आयुर्वेदिक इलाज किए तो जाके उनके जो स्टेज 4 कैंसर बोल रहे हैं वो ठीक हुए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो वो स्टेज 4 था कि नहीं। मैंने आपको अभी बताया कि हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। हम ऑपरेशन तभी करते हैं जब शरीर की पूरी बीमारी, हम आँख से देखने वाली पूरी बीमारी निकाल सकें। अगर वो स्टेज 4 है तो उसमें कोई ऑपरेट ही नहीं करेगा। उनकी सर्जरी हुई और रेडिएशन हुआ, ये दोनों चीज़ें स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में नहीं होती हैं, इसलिए वो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर नहीं था। अब अगर था, मान भी लें, तो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा नहीं होता है कि 40 दिन 50 दिन में ही कोई इंसान चला जाएगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सालों साल से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। उनकी कुछ 1-2 मेडिसिन चलती रहती हैं हार्मोन थेरेपी की, और वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो स्टेज 4 था भी तो कोई इतना बड़ा करिश्मा नहीं है कि स्टेज 4 में जिंदा कैसे है। सबसे बड़ा इशू ये है कि उन्होंने पूरी थेरेपी की, सर्जरी किया, कीमोथेरेपी किया, रेडिएशन किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ वो धनिया पत्ती और तुलसी के बारे में किया। तो लोगों के मन में ये जा रहा है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने से और धनिया पत्ती खाने से और तुलसी खाने से और हल्दी पीने से कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ये डेंजरस है।
ट्रीटमेंट पूरा करिए, साथ में अगर आपको कुछ घरेलू नुस्खे लेने हैं एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। 99% ये चीज़ें सेफ़ होती हैं, इसके लिए कोई डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा। साथ में आपको वो भी करना है तो करिए। कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करने के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर ओवरवेट हैं और अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं और आपके पास कुक्स हैं जो आपको बना बना के अलग अलग तरह का खाना दे सकते हैं, तो आप चावल रोटी पूरा छोड़ दीजिए। बट हमारे 90% पेशेंट्स का वज़न कम होता है कैंसर होने के बाद, और उनके पास कोई इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है कि कोई उनको खाना बना बना के देता रहे। इसलिए वो नॉर्मल रेगुलर घर का खाना खाएं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन खाना खाएं और साथ में थेरेपी कराएं। उनके सक्सेस का सबसे अच्छा रास्ता यही है। तो क्वीन विक्टोरिया बग्घी में घूमती थी, इसलिए मैं भी बग्घी में घूमूंगा, ये हम ना सोचें। उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। वो सर्जरी कराने भी इंडिया के बाहर जाके करा के आए हैं, ऐसा मैंने सुना है, पक्का मुझे पता नहीं है। नवजोत सिंह, हाँ, तो वो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उनको फॉलो करने की कोशिश ना करें और अपने कंडीशन के हिसाब से हम क्या बेस्ट कर सकते हैं हम वो करें। एक फिटनेस ने आपने बात चली थी हमें बीच में, फिटनेस इंडस्ट्री में एक चीज़ के पीछे बहुत पागल है, जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। उससे भी कैंसर होते हैं? नहीं, उससे दुनिया भर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कैंसर होने का थोड़ा बहुत रिस्क शायद हो सकता है, इसकी इतनी लार्ज स्केल स्टडीज़ एटलीस्ट मेरी जानकारी में कोई नहीं है, लेकिन वो दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है और पूरे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वो शॉर्ट टर्म में आप एकदम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर दिखने लगते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं उससे दूर रहने की सलाह देता हूँ सबको। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस शो में आने के लिए। आशा करते हैं कि ऐसे ही आपके साथ और भी शूट होए। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर जयेश शर्मा। आशा करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। तब तक के लिए बने TNR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।